Hello friends, so today we will discuss about इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जिसको इको सेंसिटिव जोन भी बोलते हैं, ESZ भी बोलते हैं शॉर्ट में, या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन भी बोलते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन भी बोलते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में क्या है कि सबसे पहले जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन इसको कहा गया था, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नहीं कहा गया, बाद में उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन भी हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने लगे। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 में इसको डिफाइन किया गया था कि कोई भी नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है, उसको हम लोग वहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, वहाँ के जानवरों का जो कॉरिडोर है उसको मेंटेन करने के लिए, हम लोग उस एरिया को इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन 10 किलोमीटर के अंदर के एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये स्टेट जी ने ये रूल बनाया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी स्टेट्स के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे उनको रिक्वेस्ट भेजी कि अब आप अपने ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी एरिया हैं जो इस 10 किलोमीटर वाले डेफिनेशन में फॉल करते हैं, आप उनकी लिस्ट बना के भेजिए। तो स्टेट्स जो थे उन्होंने अपना स्टार्ट किया ये सर्वे, तो पता चला कि कुछ जो नेशनल पार्क हैं उनके 10 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से अर्बन अर्बन डेवलपमेंट है। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क हुआ, संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ है, मुंबई में है। अब मुंबई में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके अगर 10 किलोमीटर के एरिया में हम लोग ये जितनी भी रेगुलेशंस हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वाली अगर अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ का डेवलपमेंट आगे हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टेट्स ने कहा कि आप ये जो 10 किलोमीटर वाली रेंज की जो लिमिट है इसको आप चेंज करिएगा या इसको मॉडिफाई करिएगा। ठीक है। इसमें देखो, ये जो इकोलॉजिकल फेजलाइज जोन है उसको लीगली बैकअप बैकअप कहाँ से मिलता है, ये आपको ईपीए एक्ट 1986 इससे मिलता है, प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स इससे मिलता है। इसकी एज सच डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी पेरिफेरल एरिया को या बफर जोन के अराउंड किसी भी एरिया को वो रेगुलेट कर सकती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो इस पावर का गवर्नमेंट यूज करती है और उसके आसपास के एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाती है। अब देखिए, जो 10 किलोमीटर की रेंज है, ये जरूरी नहीं कि सबसे कम हो। अब पिन वैली नेशनल पार्क अगर आपकी बात करें, पिन वैली नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वो 45 किलोमीटर तक है। तो 10 किलोमीटर एक उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, और उसके पीछे कोई भी ऐसी स्टडी या कोई भी एक्सपर्ट ग्रुप से राय नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, और सीधे सीधे बोल दिया कि हाँ ये 10 किलोमीटर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, जो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनी थी उस टाइम। ठीक है। अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने क्या किया, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कहा है कि जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन होंगे उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो रेगुलेशन पर होगा, ना कि प्रोहिबिशन पर। मतलब जो पर्पज होना चाहिए वो एक्टिविटीज को रेगुलेट करने पे होना चाहिए, लोगों को प्रोविशन पे नहीं होना चाहिए। और जो ESZ होंगे वो होंगे क्या, साइट स्पेसिफिक होंगे। वो डिपेंड करेगा कि किस जगह के प्रोटेक्टेड एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, उस उसके बेसिस पर हम लोग रेंज डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 जो सेकंड वाला प्लान था, थर्ड वाला प्लान मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था 2017 से 2031। तो इससे पहले वाला जो प्लान था उसमें इन्होंने सीधे सीधे लिखा था, इन्होंने क्या लिखा था कि एरियाज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क आर ऑफन वाइटल इकोलॉजिकल कॉरिडोर लिंक्स and must be protected to prevent isolation of fragments of biodiversity which will not survive in the long run. Land and water use policies will need to accept the imperative of strictly protecting ecologically fragile habitats and regulating use elsewhere। अब देखो, ये तो इंग्लिश है, आप ये समझ लीजिए इन्होंने ये बोला है कि आपका जो भी ये एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया होता है वो भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है और काफी फ्रेजाइल होता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो ये एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। या फिर तो सिंप्लीफाइड का मतलब क्या हुआ, या फिर तो वहां पर एग्रीकल्चर होने लगेगा, एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर होगा ज्यादातर। ठीक है, इसकी डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी, या फिर उस पर डेवलपमेंट हो जाएगा, उस पर माइनिंग होने लगेगी। तो इस पर्पज से क्या हुआ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में ये बोला गया कि हाँ इसको प्रोटेक्ट करने की नीड है। इसने ये भी सजेस्ट किया कि जितने भी आइडेंटिफाई एरिया ऐसे होंगे उनको क्या उनको क्या करेंगे, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बोलेंगे,
अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो अगर आपसे बोला जाए कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन एज सच, वर्वी जो उसका वर्ड्स है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वो किसी एक्ट में नहीं बोला गया। एक्ट में बोला गया इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में वो आ गया है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कौन कौन सी, ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी इसके अंदर आ जाते हैं, आपके प्रोटेक्टेड एरिया आसपास भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की डेवलप हुई थी, कहाँ से, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान से। नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में प्रोहिबिटेड है या रेगुलेटेड है। प्रोहिबिटेड में तो देखिए सिंपल सिंपल, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा माइनिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। ये जो दो चीजें हैं, ये इसी को टारगेट में रखकर एक्चुअली में इसको डिफाइन किया गया था कि बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही थी उसके आसपास। प्लस आप कोई 100 मिल्स नहीं लगा सकते हो। 100 मिल्स का मतलब जहां पर आपकी पेड़ों को काटे जाते हैं, जहाँ पेड़ काटे जाते हैं वो 100 मिल्स नहीं लग सकती हैं। प्लस आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो जिससे पोल्यूशन हो रहा है, वाटर, एयर, सॉइल, नॉइस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो लाइट पोल्यूशन का भी क्या कहते हैं जमाना आ गया है कि लाइट पोल्यूशन भी होनी चाहिए। लाइट पोल्यूशन अभी आप देख रहे हैं तो ये जो डार्क रिजर्व अभी जो आ रहा है, डार्क रिजर्व्स करके, ये अब आजकल न्यूज में काफी आ गया है कि आप जो है लद्दाख का जो एरिया है, ये आप पढ़ते रहिएगा। जो लद्दाख का एरिया है उसमें उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने क्या ले लिया है, इकोलॉजिकली डार्क रिजर्व बोल दिया है। डार्क रिजर्व का मतलब क्या है कि आप वहां पर आर्टिफिशियल कोई भी लाइट नहीं जला सकते। मतलब जो लाइट वाली जो एरिया है, जो लाइट पोल्यूशन है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये चीजें आपको आंसर में लिखने में जरूरत नीड होगी। आप अपडेटेड करते रहिए अपने आप को। ठीक है, आप कॉमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूज का मतलब ये क्या हुआ, आप वॉन फायर नहीं लगा सकते हैं कहाँ पर, होटल के अंदर। मतलब कैसे कि आप पैकेज में अपने दे दें कि आपको 1,000 रुपये पर कैपिटा आपको रुपए देने पड़ेंगे, आपको वॉन फायर एक्टिविटीज होगी और उसके लिए आप जो फायरवुड है वो जंगल से ले लो, ये भी प्रोहिबिटेड है। दूसरा, आप कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मेजर है वो उसमें बना नहीं सकते हो। और प्लस कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस है उसका यूज और प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, कि पता चला आप जंगल में जाके शराब बनाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हो, जो कि काफी होता है। ये जो एक्टिविटीज है वो प्रोहिबिटेड है। रेगुलेटेड क्या है, आप ट्री का मतलब पेड़ का काटना रेगुलेटेड है। दूसरा, आप परमिशन ले सकते हो होटल बनाने के लिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर चेंज सिस्टम है उसको, अगर आप जैसे वहां पे अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम चल रहा है कि यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री चल रही है, आप कह रहे हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री से हम एकदम से चेंज करके हम उसमें हम गार्डनिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लस आपका जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है या फिर ग्राउंड वाटर जो है, इनका आप कॉमर्शियल यूज करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, वहाँ का जो मास्टर प्लान है। जो मास्टर प्लान है वो मास्टर प्लान एक का मतलब है वर्किंग प्लान, जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आप किसी भी इलेक्ट्रिक केबल्स को इरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये करो कि आप अंडरग्राउंड केबल डालो, ऊपर से मत डालो। अमेजन फॉरेस्ट में क्या हुआ, गूगल वालों ने पूरे में कैमरे लगा रखे हैं, ऊपर से उन्होंने क्या है तो पूरी वायरिंग की है। तो इस तरह की चीजें आप क्या कहते हैं प्रमोट नहीं करोगे, आप कहोगे आप ऊपर से करो, क्योंकि अगर आप नीचे से करिए, आप अंडरग्राउंड केबल डालिए, ऊपर से डालोगे तो जो भी आपके स्पीसीज हैं, जैसे मंकी हुए या फिर ओरंगुटान हुए या फिर और भी जो है, उनको दिक्कत होगी। प्लस फेंसिंग ऑफ प्रोमाइसिस ऑफ होटल एंड लॉजेस, ये आप नहीं करोगे। मतलब एक तो आपने होटल लगा लिया, फिर होटल में आप अपने प्राइवेट एरिया भी बना लिए, तो वो भी आप नहीं करोगे। पॉलिथीन बैग का यूज नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, मतलब रेगुलेटेड है यूज। परमिटेड क्या है, परमिटेड ये है कि आप जो भी एग्रीकल्चर चलता आ रहा है जमाने से वो आप यूज करते रहिएगा, उसके बाद उस पर कोई रोक नहीं है। आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस ये तो प्रमोट की जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी अगर वहाँ पे लेक है जो सेक्लूडेड लेक है, उसको में अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, आसपास की बायोडाइवर्सिटी जो है फिर से रीजनरेट होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, आप जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो भी प्रमोट किया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका हो गया किसका, ये एक्टिविटीज वो हैं जो परमिटेड है। अब देखिए, अभी ये जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए हैं जो जो उनके पास अपील्स आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने
क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक ये जो 20 साल हो गए हैं करीब इसको डेफिनेट रूल्स को आए, 2002 से 2022-23 चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर क्या होता था, वो स्टेट्स को या फिर बोलता था कि भाई जो भी ईएसजेड से रिलेटेड नॉर्म्स है उनको फॉलो करो, और जो भी एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करो, ये रोल रहता था। दूसरा, अभी जो जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं इंडिया में, उसकी जो 1 किलोमीटर तक की लिमिट है उसको मैंडेटरी कर दिया। किससे? कि आप उसको तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टेड एरिया मान के चलोगे, उसको आप ईएसजेड बनाओगे ही बनाओगे। ये मैंडेटेड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। प्लस सुप्रीम कोर्ट का रोल ये भी रहा है कि उसने कुछ जो एरियाज हैं उनके पास अगर रिक्वेस्ट पहुंची पीएआर किसी ने की कि भाई सर ये जो एरिया है वो इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव है, तो आप इसको ईएसजेड बना दो, तो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। जैसे महाबलेश्वर पचकनी एरिया, माथेरन का एरिया हुआ, माउंट आबू का एरिया हुआ, या गिरनार रिजर्व फॉरेस्ट है, तो इसको इन्होंने क्या किया, इसके आसपास क्या किया, इन्होंने ईएसजेड को बनाने के लिए ऑर्डर दे दिए। अब इसमें जो मेन इशू ये आता है कि जो इसका जो जून 2022 वाला डिसीजन था, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं उसके 1 किलोमीटर के अंदर तो ईएसजेड होना ही होना चाहिए, उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था, कोई भी एक्सपर्ट से राय नहीं दी गई, कोई भी ट्रोपोलॉजिकल स्टडी नहीं की गई इसके बिहाइंड। अब देखिए, आप खुद सोचिए, 1 किलोमीटर का एरिया है, मान लिया हमने, मेरा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो पहाड़ों पे है। अब पहाड़ों पे आप 1 किलोमीटर कैसे लोगे? आप वर्टिकल लोगे या फिर आप टेरेन के हिसाब से लोगे? क्योंकि वहां पे तो 1 किलोमीटर में काफी एरिया आ जाएगा। अगर केवल सरफेस एरिया की बात, अगर आप सरफेस एरिया की बात लें, या फिर अगर आप ओशियन की बात कर रहे हो, तो ओशियन में 1 किलोमीटर का एरिया आप कैसे डिफाइन करोगे? तो कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था इस 1 किलोमीटर वाली लिमिट पर। तो काफी लोगों ने, जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो वन साइज फिट्स ऑल हमारी जो पॉलिसी है ये नहीं चलेगी। आपको, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, एनबीडब्ल्यूएल ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई आपको साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अराउंड है, तो वहां पे आप 1 किलोमीटर मत करिए, आप उसको थोड़ा सा रियायत दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है इसको हम फॉलो करेंगे। मतलब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बोलो या फिर जो लोग बोलो, वो ये हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट करती है, गवर्नमेंट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि आप जितने भी नेचुरल चीजें हैं वो क्या करोगे, उनका कंजर्वेशन करके चलोगे। तो रोल ऑफ स्टेट एज ए ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्स मोर रिलीवेंट टुडे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ये आप सीधे सीधे यूज कर सकते हो आंसर्स में। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखो कौन कौन सी चीजें इसमें की है। इन्होंने क्या कहा, माथेरन का जो एरिया था उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्क्रीट जो वो था वो ब्लॉक्स बनाए जा रहे थे। प्लस उन्होंने ये देखो, ये इसमें बताया गया है कि जो केरल में जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें कितने कंस्ट्रक्शन हुए हैं, 70,582 कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अलाउ नहीं थे, कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन जो है ईएसजेड में वो अलाउ नहीं है, और इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो गए केरल में। तो ये सब चीजें क्या है, ये हो रही हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रेगुलेट कर रहा है। दूसरा, अभी जो हुआ यूपी से रिलेटेड, ये आपका यूपी पीसीएस में अब तो अलग से पेपर आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मार्च में ही, 4 मार्च का डिसीजन है एनजीटी का। तो एनजीटी ने क्या किया है, जो आपका जन नायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया था, जो इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है, कहाँ पर, आपका जो जयप्रकाश नारायण सुराहताल वर्ल्ड सेंचुरी बलिया में, ये जो सुराहताल वर्ल्ड सेंचुरी है, इसका जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, इसमें ये जो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। तो एनजीटी ने बोला कि भाई ये कंस्ट्रक्शन पर आप स्टे लगाइए, मतलब ये कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आ रहा है। और इनफैक्ट ये तो 1 किलोमीटर की रेंज में भी आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की भी बैकिंग थी इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस वालों के लिए, आप केस स्टडी में आप यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आइए कि अब देखिए कि व्हेन आइडिया ऑफ 10 किलोमीटर ईएसजेड, मतलब इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन का आइडिया जब फ्लोट किया गया था, तो उसमें मेन पर्पस क्या था, माइनिंग का था और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच को हेड किसने किया था, एल नागेश्वर राव ने हेड किया था। साथ में कहते 2 जज और थे, कौन कौन से, वी आर गवई और अनिरुद्ध बोस, ये 2 और थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि नो न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर शैल बी परमिटेड टू कम अप
फॉर व्हाटसोएवर पर्पस विद इन ESZ, इन्होंने बोला था। तो देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हो ये ओखला बर्ड सेंचुरी, जो मैंने ये वाला जो मेन इसका बैकग्राउंड है वो भी ओखला का है, इसमें ये गूगल से उठाया है। तो ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास का आप एरिया देखो, ये एरिया इन्होंने लिया है, और इस एरिया में इतना सारा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रखा है। ये देखिए वर्ड्स ऑफ वंडर भी इसके अंदर में आ रहा है, आपका जो लोटस टेम्पल है वो भी इसके अंदर में आ रहा है। तो आप किसी भी चीज को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि आप बोल दो कि हाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका रिपेयरमेंट करने के लिए, उसको हटाने के लिए तो आपको नया कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज की अपनी गलती को ऑब्जर्व किया, और उसने बोला कि जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, ग्राउंड सिचुएशन जो है उसको अकाउंट में लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो TN गोदावरम केस जो इसकी सुनवाई चल रही थी उसमें उन्होंने बोला कि हम एक यूनिफॉर्म ऑर्डर देने से पहले हमें प्रैक्टिकल रियलिटीज जो है उनके ऊपर विचार करना चाहिए। ठीक है। अब जो ये जो ESZ का जो एक्ट है, एक्ट मत करिए, जिन एक्ट से या जो भी रूल्स हैं, वो रूल्स जो होते हैं, वो जो रूल्स हैं वो कुछ जो ऑलरेडी बने हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, जैसे FRA एक्ट हुआ, या फिर आपका पैसा एक्ट हुआ, इन एक्ट से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्टिंग है। क्यों है? अब देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2001 2006 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि जितने भी कस्टमर या ट्रेडिशनल राइट्स होंगे, वो उस एरिया में जो भी विलेज में लोग रहते होंगे, या जो फॉरेस्ट में डवेलर्स होंगे, उनकी जो ग्राम सभा है उनके पास ये राइट होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो राइट्स है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो किसको पावर दे रहा है? लोगों को पावर दे रहा है। और जो ESZ रूल्स है उसने पावर किसे दी है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ऑन बिहाफ ऑफ क्या? PCCF बोल दो या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बोल दो, CWW। अब अभी मैंने पिछले बताया था कि क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि CWW के पास ये बोला गया था कि आप सारे लिस्ट बना के दीजिए। तो वो लिस्ट किससे ही बनवाएगा? अपने अंडर के जो ऑफिशियल है उनसे बनवाएगा। तो राइट्स इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ग्राम सभा वाले का बोल देंगे नहीं भाई हम मेरा तो इसमें राइट है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसके साथ? फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ। ठीक है। ऐसे ही इसमें जो ये है पैसा, ठीक है, पैसा एक्ट जो है पंचायती राज से रिलेटेड जो है, जो अंडर शेड्यूल एरिया, जो 5th शेड्यूल में जो एरिया आते हैं, उसमें जो पंचायती राज स्टेबलाइजमेंट कह लो या फिर जो उसके अंदर जो सारी पावर है, वो क्या कर रही है? ESZ रेगुलेशन के साथ भी इनक्रोज कर रही है। तो ये जो दो एक्ट हैं ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो इस पर भी लोगों को क्या करना चाहिए? लोग जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो ESZ की जो भी रेगुलेशंस हैं वो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट जो है वो कोई रेगुलेशन इशू नहीं कर पा रहा है कि हमको करना क्या चाहिए। और जब ये अब्सेंस ऑफ लॉ होता है तो लोग क्या करते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ रही है, जैसे गोवा में हुआ था। ठीक है। और प्लस एक चीज और है इसमें, देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है उसने जब ESZ की रेगुलेशंस निकाली तो उसने कहीं पे भी इन दोनों एक्टों को एमेंड नहीं किया कि ये सारी जो एक्ट हैं वो किससे कंप्लाई करने चाहिए? जो FRA एक्ट हुआ या पैसा एक्ट है उनके साथ कंप्लाई करने चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज हो गई है, जिसको अलग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सब इन सारी चीजों को देखते हुए क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी 2 जज की, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो इश्यूज हैं इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन के, वो हम क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे, और वो क्या करेगा? इसको 3 जज जो बेंच है उससे आप फिर से क्या करेगा? सुना जाएगा, और इन सारी चीजों का सोल्यूशन होगा। तो इसमें जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन में था ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है। आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 1 किलोमीटर वाला, उसके बेसिस पे उनके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। ठीक है। उसमें आ सकता है कि आपका जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोविजन है या फिर रेगुलेशन है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा इसी वीडियो के उस पर। बाकी कोई भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।